नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में मैंने अभी आपको एक वीडियो दिया था जिसमें ये बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपकी गणित में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न आते हैं। तो क्षेत्रमिति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग 5 से लेकर 8 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्षेत्रमिति को कवर किया हुआ है। इसमें समलंब, वृत्त, बेलन, शंकु, घन और घनाभ के बारे में चर्चा की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा समलंब और वृत्त से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया, और मैं ये कह सकता हूँ कि 80% चांसेस हैं कि इस वीडियो में बताए गए प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि डीएलएड 2nd सेमेस्टर का जब मैंने आपको कोर्स प्रोवाइड कराया था तो उसमें कई क्वेश्चन हूबहू आपकी परीक्षा में आ गए थे। इसी तरह इस वीडियो में जो प्रश्न हमने बताए हैं, हो सकता है कि इसी प्रश्न, जितने भी इस वीडियो में प्रश्न बताए गए हैं, वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अच्छे से समझ लें, और हो सके तो सभी प्रश्नों के आंसर को रट लें। कैसे इसमें बताया गया वो सब आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि पूरी संभावना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्षेत्रमिति के टॉपिक में हम कवर करेंगे समलंबाकार, वृत्त, बेलन, शंकु, घन और घनाभ। घन और घनाभ बहुत थोड़ा सा हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे, बाकी ये 4 टॉपिक अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है समलंबाकार। समलंबाकार होता कैसे है, ये आप यहाँ देखें, ये आकृति बनी है समलंबाकार की। यहाँ पर अगर हम इसको नाम दे दें ABCD को, ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझो, ये क्या है। समलंबाकार का अर्थ है कि इनके एक युग्म की जो भुजाएं होंगी वो समांतर होंगी। समांतर का अर्थ समझते हैं आप, कि अगर इन 2 भुजाओं को आगे कितना भी बढ़ा दें तो इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ये होता है समलंबाकार यानी समांतर, ठीक है। तो ये दोनों AD और BC इसकी क्या है, समांतर। समलंबाकार में क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। युग्म का मतलब जोड़ा, तो ये इन दोनों का जोड़ा ये समांतर है। ये चीज क्लियर हो गई, समलंबाकार आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो पता ही होगा, चतुर्भुज, तो ये ABCD 4 शीट्स हो गई, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर समलंबाकार से संबंधित क्या क्या पूछा जाता है सिर्फ उस पर बात करेंगे। तो समलंबाकार का जो क्षेत्रफल होता है वो जरूर पूछा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे ब्रैकेट के अंदर दोनों भुजाओं का योग, ठीक है, दोनों भुजाओं का योग। अब ऊंचाई कहाँ से मिलेगी, इन दोनों के बीच में जो होगी, यानी ये आपकी कहलाएगी ऊंचाई। क्लियर। AD और BC के बीच में जो दूरी है उसे हम कहेंगे ऊंचाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 गुणे H गुणे B1 प्लस B2। B1 आपकी ऊपर वाली हो गई और B2 नीचे वाली हो गई। ये चीज क्लियर हो गई। H आपकी ये ऊंचाई हो गई। तो ये आपका समलंबाकार का क्षेत्रफल आपके सामने। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गया समलंबाकार का क्षेत्रफल। पहले हम सब कुछ समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन को जरूर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आप समझ गए समलंबाकार क्या है, इसके बारे में समझ चुके। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने वृत्त है, ठीक है, ये बीच में केंद्र बिंदु है। अगर हम केंद्र बिंदु से परिधि पर कोई लाइन खींचेंगे यहाँ तक, तो ये आपकी कहलाएगी R। R का मतलब है त्रिज्या, ठीक है, R का मतलब है त्रिज्या। अब इसी सेंटर से होते हुए अगर कोई लाइन एक तरफ परिधि से दूसरी तरफ हो जाए तो ये क्या कहलाएगी, ये आपका कहलाएगा व्यास। और व्यास क्या होता है, व्यास आपका होता है 2R, ठीक है, 2R यानी त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या R कहलाएगी और त्रिज्या का अगर 2 गुना कर दे तो ये व्यास हो जाता है। क्लियर हो गई ये चीज। अब यहाँ पर ये क्या है, ये वृत्त है। तो वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि क्या होती, देखिए, ये अगर हम इसके चारों तरफ आउटर सरफेस जो है इसको अगर हम नाप लें
तो यही परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। क्लियर हो गई बात। r जो आपका है वो त्रिज्या है, 2 की वैल्यू 2 ही होगी, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्लियर हो गई बात। 22/7 होती है पाई की वैल्यू, ये तो आपको पता होगा। अब ये तो हो गई वृत्त की परिधि। अब अगर हम बात करें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये भी समझ लो, ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। ये पाई हो गई, और ये आर, आर यानी ये वाला आर यानी त्रिज्या। ठीक है, तो आर का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर किया जाएगा। तो ये वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे देखो, ये आपके सामने है बेलन। बेलन ध्यान से देखिएगा, ये बेलन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी ये बीचों बीच, यानी ये नीचे आधार होगा, ऊपर आधार होगा। अब आधार का जो सेंटर आधार होगा वो गोलाकार होता है, तो गोलाकार का कुछ ना कुछ सेंटर यानी केंद्र बिंदु होगा, तो ये केंद्र बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले केंद्र बिंदु से नीचे वाले केंद्र बिंदु को जो मिलाती है उसे कहते हैं एच। एच यानी ऊंचाई। ये हो गई बेलन की ऊंचाई, यहां से लेकर यहां तक ये बेलन की ऊंचाई हो गई। अब अगर वृत्ताकार है तो उसमें त्रिज्या भी होगी, तो ये बिंदु से लेकर यहां तक ये हो गई आर। आर यानी त्रिज्या, ये नीचे भी होगी और ये ऊपर भी होगी। क्लियर हो गई बात। बेलन में ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक तो ऊंचाई और एक आपका त्रिज्या। अब अगर बेलन की बात करें तो बेलन में कुल मिलाकर 3 चीजें होती हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गई बात, ये हो गए बेलन का आयतन। अब अगर वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। क्लियर, देखो इसमें भी आर यानी त्रिज्या का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी आर का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हाइट का यानी ऊंचाई का, इसमें भी हाइट का इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये रहा संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच ब्रैकेट के अंदर। क्लियर हो गई बात। ये सब क्या है, ये सब बेलन की बातें हो रही हैं। ठीक, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच। देखो वक्र पृष्ठ समझ लो क्या होता है। वक्र पृष्ठ की बात का मतलब यह है कि जितना भी सामने से एरिया दिखता है हमें, यानी अगर बेलन कोई चीज बेलन की आकृति का ले लो आप और उसको चारों तरफ घुमा घुमा के देखो, जो तुम्हें सामने से दिखेगा वो कहलाएगा वक्र पृष्ठ। अब इसी वक्र पृष्ठ में अगर ऊपर का आधार और नीचे का आधार दोनों शामिल कर दो तो आपका बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शंकु की। ये आपका शंकु है, शंकु आपको दिख रहा है। शंकु एक तरीके से कह सकते हैं जैसे बर्थडे वाली टोपी हो गई, आइसक्रीम वाली कोन हो गई, ये सब क्या है, ये सब शंकु का उदाहरण है। अब शंकु में भी एक तरफ नीचे आधार होता है, ये आधार है। आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, और जब वृत्ताकार होगा तो उसका केंद्र बिंदु होगा, उसकी त्रिज्या होगी, ये सब होगा। तो ये जो आधार वृत्ताकार है ये यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु है। अब इस केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक जो रेखा जाती है वो क्या कहलाती है, वो आर यानी त्रिज्या कहलाती है। अब इसी केंद्र बिंदु से जो शंकु का शीर्ष होगा वहां तक जो रेखा जाती है उसे कहते हैं ऊंचाई यानी एच। अब इसी एच के सामने ये देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो वृत्त की नीचे परिधि तक आ रही है, इसे कहते हैं एल। एल मानम तिरछी ऊंचाई। ये चीज क्लियर हो गई, एल का मतलब तिरछी ऊंचाई। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर हम कहें शंकु की बात करें तो शंकु का जो आयतन होगा, आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल। आर यानी त्रिज्या और एल आपकी ये तिरछी ऊंचाई। ये हो गई वक्र पृष्ठ। अगर कहें हम संपूर्ण पृष्ठ,
संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, ये आप हमें वो होता है पाई आर एल प्लस आर। ये चीज समझ गए? आर मतलब त्रिज्या, एल मतलब तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आता है, कभी कभी एक नंबर में प्रश्न आ जाता है कि आपको त्रिज्या दे देंगे और आपको ऊंचाई दे देंगे और कहेंगे कि आप तिरछी ऊंचाई निकालो। तो तिरछी ऊंचाई का भी सूत्र आप लिख लीजिए, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अगर कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे इसको समझोगे? यहाँ पर देखिए ये बन रहा है समकोण, समकोण बन रहा है और समकोण के अंदर क्या लग जाता है? पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर प्लस आपका ये आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये इन पूरे पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये शंकु का पूरा मैटर आप समझ गए होंगे। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये आपके सामने है घन और ये है घनाभ। घन और घनाभ की अगर हम बात करते हैं तो घन जैसे ही हम बोलते हैं तो दिमाग में आता है घन का आयतन या फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो ये जैसे ये घन आपको दे रखा है तो घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा? वो होता है ए क्यूब। घन में क्या होता है? ऐसी आकृति में क्या होगा? या तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और घन में ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें क्या होता है? इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती, इसीलिए हमें सब कुछ अलग अलग लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब बराबर हैं। तो अगर हम ए मान लें, यानी ए लंबाई भी है, ए चौड़ाई भी है, ए ऊंचाई भी, तो ये आपका आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब अगर कभी आ जाए घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब अगर इसी में ये कह दे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और ये जो एच है, एच का मतलब ऊंचाई। ये घनाभ है, घनाभ में ये हो गई आपकी लंबाई, सॉरी ये हो गई लंबाई और ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, और ये आपकी ऊंचाई हो गई। घन में क्या होता है? घन में सब कुछ सेम है, लंबाई भी वही, ऊंचाई भी वही और चौड़ाई भी वही। लेकिन घनाभ में क्या होता है? घनाभ में थोड़ा चेंजेस होते हैं कि आपका जो घन होगा उसमें सभी सेम है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। ध्यान से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, यानी पहली भुजा 3 है और दूसरी भुजा 4 है। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी का मतलब होता है इनकी ऊंचाई की बात हो रही। जैसे ये हम यहाँ पर बना देते हैं, आपके लिए डायग्राम भी बना देते हैं। बोल रहे हैं ये वाली 3 है और ये वाली 4 है, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी है 3। तो अब इस समलंब का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 इंटू एच b1 प्लस b2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 एच कितना है? एच यानी ऊंचाई कितनी है? 3 है। 3 है। b1 कितना है? पहली भुजा 3 है, दूसरी भुजा कितनी है? 4 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, 4 3 ये हो गया 7। अब जब इसको जोड़ेंगे 7 3 21/2 बराबर 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर आ गया। अब कोई डाउट हो तो बताइए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। समलंब का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर दे रखा है, ऊंचाई 15 मीटर दे रखी। यदि समांतर भुजाओं में एक दूसरी की दोगुनी है, भुजाएं नहीं दे रखी लेकिन उनका रिलेशन दे रखा है, यानी दूसरी अगर भुजा x है तो समांतर भुजाओं में एक दूसरी की दोगुनी है, दूसरी की दोगुनी है तो पहली कितनी हो जाएगी? पहली हो जाएगी दूसरी की दोगुनी, तो 2x। ये चीज समझ गए। अब यहाँ पर इसका क्या कर लो? इसका सूत्र लगा दो। क्षेत्रफल वाला समान समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू एच इंटू
B1 प्लस B2, तो 1/2 h कितना दे रखा है, ऊंचाई कितनी है 15, B1 कितनी निकाली तुमने 2x, B2 कितनी है x, ये ब्रैकेट बंद, और क्षेत्रफल कितना है 240, ये रहा 240। क्लियर हो गई बात। अब 1/2 और 15 को उस तरफ भेज दो, तो ये इधर हम ले आते हैं, ये 2 नीचे है तो ये ऊपर हो गया, और ये 15 ऊपर है तो ये नीचे हो गया। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देख सकते हैं ये तो इधर चला गया, 2x प्लस x हो जाएगा 3x, ठीक है 3x हो गया। अब इसको आप काट लेंगे, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 16, 16 दूना 32, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 16 गुणे 2/3, यानी 32/3 इसकी वैल्यू आएगी। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर इसको हम दशमलव में ले आएं, ठीक है, अगर हम इसको दशमलव में ले आएं तो ये हो जाएगा 10.6 मीटर, ठीक है। ये हो गई आपकी 10.6 मीटर x की वैल्यू निकल आई। अब हमने दूसरी भुजा मानी थी x, तो x की ये दूसरी भुजा निकल आई। अब दूसरी भुजा जब निकल आई तब हमें क्या करना होगा, यानी दूसरी आ गई आपकी 10.6 मीटर। तो पहली कितनी हो जाएगी, पहली थी 2x, तो 10.6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21.2 मीटर। क्लियर हो गई बात। यानी इसी का जस्ट डबल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरी x मानी थी तो ये दूसरी हो गई 10.6, पहली हमने 2x मानी थी तो पहली का 2 में इसमें गुणा कर देंगे 2 से, तो 21.2 मीटर आपके सामने आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आसान सा प्रश्न है, जिस वृत्त की परिधि 15.7 सेंटीमीटर है उसका व्यास ज्ञात करो। देखो परिधि दे रखी है, परिधि 15.7 सेंटीमीटर। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr 15.7, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें व्यास चाहिए। व्यास क्या होता है, देखो ये होती है त्रिज्या, ठीक है, r होता है त्रिज्या, और व्यास की अगर बात करें तो व्यास होता है 2r, ठीक है, ये तो समझते हैं। तो यहाँ पर 2r देखिए, 2r ये दे रखा है, 2r को एक तरफ कर लो, 15.7/पाई, ये जो पाई है इधर भेज दिया। अब पाई की वैल्यू खोल दो, 15.7 पाई होता है 22/7, तो 22/7 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 15.7 गुणे 7/22, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.99 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई आपकी व्यास, व्यास ही तो निकालना है यहाँ पर, ये आपके सामने व्यास आ गया। क्लियर हो गई बात। अब अगर यहाँ त्रिज्या निकालनी होती तो इस 2 को उठाकर हम इसके नीचे भेजते, तब सॉल्व करते, तब हमारी त्रिज्या आती। लेकिन यहाँ पर व्यास पूछा जा रहा है तो हमें इस 2 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2r यही व्यास होता है। प्रश्न संख्या 4 है, हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो तो 250 फेरे लगाने के लिए कितनी डोरी की आवश्यकता पड़ेगी। देखो 250 फेरे लगाने, सबसे पहले तो हम एक फेरे की बात करें, एक फेरे में कितनी डोरी लग रही है, अगर हमें वो पता चल जाए तो हम 250 फेरे के लिए कितनी डोरी जरूरत पड़ेगी वो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फेरे का मतलब समझ लेते हैं, आखिर फेरा क्या है। जब किसी चीज़ में फेरा लगाते हैं, ठीक है, तो ये वृत्ताकार फेरा लगता है, वृत्ताकार फेरा लगता है, यानी ये पूरा फेरा ही तो कहलाता है। अगर हम इस पूरे को लें तो ये पूरा फेरा होगा, और अगर जब हम इस पूरे को लेते हैं तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो ये होता क्या है, अगर किसी वृत्ताकार की चारों तरफ की सरफेस ले लें तो वो कहलाती है परिधि। तो यहाँ पर एक फेरा बराबर होगी परिधि, ठीक है, एक फेरा का मतलब है कि वृत्त की परिधि, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक फेरा हमें निकालना है, तभी तो हम 250 फेरे निकाल पाएंगे। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 4.9, तो व्यास क्या होता है 2r ही तो व्यास होता है। तो यहाँ पर देखिए 2r दे रखा है, 2r की वैल्यू दे रखी है 4.9, और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22.7। इससे काटेंगे 0.7 इंटू 22, जब इसको सॉल्व करेंगे 0.7 इंटू 22 तो आ जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। यानी एक फेरे पर
कितनी डोरी लग रही है? 15.4 डोरी लग रही, 15.4 सेंटीमीटर डोरी लग रही। अब हमें फेरे कितने लगाने? हमें फेरे लगाने हैं 250। यहाँ लिखेंगे 250 फेरे बराबर 250 गुणे 15.4 कितना आ जाएगा? 3850 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हो गया 3850 सेंटीमीटर। अब आप इतना कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप और ज़्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं तो क्या करो, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। जब 3850 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 38.50 मीटर। क्लियर हो गई बात? चाहे आप ये लिखो और चाहे ये लिखो, दोनों बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर है, 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? देखो हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, तो ये सभी प्रश्न आप चाहे तो रट लें, समझ लें, कैसे भी करके सब कुछ याद कर लें, ठीक है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसने वाला है। तो 66 सेंटीमीटर चांदी का तार है, उससे बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? देखो कुल तार कितना है? 66। कितने छल्ले बनाने हैं? 10। तो यहाँ पर जब 66 से 10 छल्ले बनने हैं तो हम एक छल्ले को पहले निकाल लें। तो एक छल्ले में कितना तार लग सकता है? 66/10 बराबर 6। ठीक है, एक छल्ले में कितना तार लग रहा है? चांदी का कितना तार लग रहा है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये छल्ला है, ठीक है, एक छल्ले की बात हो रही है और इसमें तार कितना लग रहा है? इसमें तार लग रहा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये मालूम है जब हम आउटर सरफेस को गिनते हैं या आउटर सरफेस की नाप करते हैं तो इसका क्या मतलब है? आउटर सरफेस का मतलब हो गया परिधि। ठीक है, और परिधि प्रश्न में दे रखा है कि कितनी है? 6 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला लगा दो, 2πr बराबर 6। क्लियर हो गई बात? परिधि क्या हो जाएगी? सॉरी, ये 66 है तो ये हो जाएगा 6.6। ठीक है, 6.6। तो ये परिधि कितनी हो गई? 6.6। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लें? यहाँ पर पूछा क्या गया? प्रत्येक छल्ले का व्यास पूछा गया। व्यास का मतलब होता है 2r। 2r को हम बचा लो, बाकी को उधर भेज दो। 6.6/पाई, 6.6 पाई का मतलब है 22/7, तो 7 ऊपर आ गया। 6.6 गुणे 7/22, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करना आपका काम है, मैंने यहाँ पर आंसर निकाल दिया। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तो प्रत्येक छल्ले का व्यास कितना होगा? देखो प्रत्येक छल्ले का मतलब है एक छल्ले की बात हो रही। यहाँ पर 66 से छल्ले बनना है 10, तो हमें एक का मान निकाल लेना है। 66 से 10 बनने तो एक छल्ले का कितना तार लगेगा? 6.6। तो ये जो 6.6 है यही वृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, वही परिधि के बराबर कर दिया और व्यास निकालना है। व्यास का मतलब 2r की वैल्यू निकालनी, 2r की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। क्लियर हो गई बात? प्रश्न संख्या 6 देखो, ध्यान से पढ़ो। एक वृत्ताकार मैदान है, इसकी त्रिज्या 56 मीटर है। मान लेते हैं ये वृत्ताकार मैदान है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 56 मीटर। अब इसी मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। तो ये लो, हमने सड़क भी बना दी इसके चारों ओर। अब वृत्ताकार पार्क है तो इसकी जो सड़क होगी वो भी वृत्ताकार होगी। इसकी चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये पार्क का क्षेत्रफल है, मैदान यानी जो है ये मैदान का एरिया है, और ये वाला जितना एरिया है ये एरिया सड़क का है। तो हम क्या करें कि सड़क का क्षेत्रफल निकाला है। देखो अगर हम सड़क सहित मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी बने? 56 ये है, 7 ये है, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 63। ठीक, अब क्या करें? सड़क सहित मैदान का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर मैदान का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर सड़क सहित मैदान के क्षेत्रफल में मैदान का क्षेत्रफल घटा दें तो केवल यही वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, पहले हम ये पूरा निकाल लें, फिर ये निकाल लें और फिर पूरे में से ये वाला घटा दें तो केवल हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सड़क सहित मैदान का
क्षेत्रफल, सड़क सहित मैदान का क्षेत्रफल। अब चूंकि वृत्ताकार है तो क्षेत्रफल का मतलब वही होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7। आर यहाँ पर 63 है, 63 गुणे 63, ये 7 9 63 हो जाएगा। 22 गुणे 9 गुणे 63, जब 22 गुणे 9 गुणे 63 आप करेंगे तो आएगा 12,474 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ठीक है, ये तो हो गई सड़क सहित मैदान का क्षेत्रफल, यानी ये पूरे का निकल आया। अब इसका निकाल लो। इसको निकालने में क्या होगा, इसको निकाल लीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, केवल मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। देखिए ये भी फॉर्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई होगी 22/7, आर इसकी कितनी, इसकी 56 है, 56 गुणे 56, 7 से इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये होगा 22 गुणे 8 गुणे 56। जब 22 गुणे 8 गुणे 56 करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा 9,856 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, मतलब ये पूरा हमने निकाल लिया और ये बीच का भी निकाल लिया। अब पूरे में से ये बीच वाला घटा दो तो केवल सड़क का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल। पूरा है 12,474, इसका निकला 9,856, घटा दिया तो जब घटाने पर क्या आया 2,618 वर्ग मीटर। क्लियर हो गई बात, सड़क का क्षेत्रफल भी यहाँ पर निकल आया। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है। ठीक है, अब इसका व्यास आपको बताना है। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल है 9 सही 5/8 यानी 8 9 72, 72 और 5 77, 77/8। पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, अब ये जो वैल्यू इधर भेज दीजिए 77/8, ये 22/7 है इधर, बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 7/22। क्लियर, ये हो गया आर स्क्वायर। अब 11 से 11 दूना 22, 11 सते 77, ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा 8 दूना 16। क्लियर, आर स्क्वायर हो गया 49/16। अब इसी तरह जब क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा 49/16। क्लियर, अब जब 49/16 का लग गया स्क्वायर रूट तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो होता है 7। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो इसकी जो आंसर आ गई 7/4, यानी त्रिज्या आ गई 7/4। यहाँ पर पूछा क्या गया है, व्यास पूछा गया। जब आपके पास त्रिज्या 7/4 है तो 2r कितना हो जाएगा 7/4 इंटू 2, 2 दूना 4 यानी 7/2 ये निकल के आ गई 2r। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि यहाँ जो व्यास निकल के आया है, व्यास आपका निकला है 7/2 डेसीमीटर। क्लियर हो गई बात। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, एक आयताकार शीट है 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर इसकी माप है। इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काटकर निकाल लिए गए। तो बची शीट का क्षेत्रफल निकालो। देखो कोई शीट है, आयताकार है, उसमें से क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 बटन काट कर निकाल लिए गए। क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उसके बाद सबसे पहले शीट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। शीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 36 इंटू 24 बराबर कितना होगा, शीट का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल आएगा 36 इंटू 24 हो जाएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बटन का क्षेत्रफल निकाल लो तो 864 बटन का भी क्षेत्रफल निकल आएगा। तो एक बटन का क्षेत्रफल, बटन कैसी है, वृत्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, पाई हो गया 22/7। आर कितना है, आर यानी त्रिज्या। देखिए व्यास दे रखा है 1, तो जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होती, तो यानी 1/2 इंटू 1/2। ये चीज़ तो क्लियर है। 2 से 22 को काटेंगे आएगा 11, ऊपर आएगा 11/14। ठीक है, यानी एक बटन का क्षेत्रफल कितना निकल आया 11/14 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए कितनी 864 बटन। 864 बटन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 11/14 गुणे 864। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 678.85 वर्ग सेंटीमीटर।
यानी कुल शीट का क्षेत्रफल है 864। 864 बटन का क्षेत्रफल है 678.85। तो इस पूरी शीट में बटन का क्षेत्रफल घटा दो तो बची हुई शीट का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे बची शीट का क्षेत्रफल बराबर शीट का क्षेत्रफल, कुल शीट का कितना क्षेत्रफल है 864 माइनस जितनी बटन निकाल ली गई हैं उसका क्षेत्रफल है 678.85। तो इसका आंसर कितना आएगा 185.15 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना, वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। ये वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो जो इसका व्यास होगा, ये व्यास, वृत्त का व्यास भुजा के बराबर होगा। ये जो वर्ग बना है इसकी भुजा, इसकी ये वाली भुजा देखिए इसके बराबर होगा। तो ये चीज समझ गए। देखो वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। तो हम लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। व्यास कितना होता है 2r। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 28। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर r की वैल्यू निकल के आ गई 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। क्लियर, r की वैल्यू कितनी निकली 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती 22/7, r आपका है 14, स्क्वायर है तो 2 बार 14 गुणा किया तो 7 दूना 14, ये हो गया 22 गुणे 2 गुणे 14, यही तो आया 22 गुणे 2 गुणे 14। इसका उत्तर आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबा है तथा 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है, आयत के रूप में था। यानी कोई तार है वो आयत के रूप में था। मान लेते हैं ये आपका आयत के रूप में तार हो गया। इसकी जो लंबाई थी 8.9 दे रखी है और इसकी जो चौड़ाई थी वो 5.4 दे रखी। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसे नई आकृति प्रदान करके वृत्त के रूप में मोड़ा गया। इसे नई आकृति प्रदान करके ये हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया। अब क्या बताया जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, इस आयताकार का जो परिमाप होगा, यानी ये जो इसकी आउटर सरफेस होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो इसकी सरफेस होगी, इसी को खोल कर ही तो पूरे ये वृत्त बनाया गया। तो ये जितने ये इसकी सरफेस होगी उसी के बराबर ये इसकी सरफेस होगी। ये चीज़ तो आप समझ गए कि नहीं समझे। अगर ये आयताकार है, अब इसी को खोल कर क्या कर दिया गया, इसे वृत्ताकार बना दिया गया। तो जितना इसकी परिमाप होगी उतना ही इसकी परिधि होगी। यानी हम कह सकते हैं आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। ये चीज़ तो क्लियर है, ये आपके सामने है, आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। हमें चाहिए क्या, हमें त्रिज्या चाहिए 2 × 22/7 × r। l कितना दे रखा है 8.9 प्लस b कितना दे रखा है 5.4। इसको जोड़ लेंगे तो देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। 8.9 और 5.4 को जब जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13 और 1 = 14, ये हो जाएगा 14.3। क्लियर हो गई बात। यहाँ हो गया 22/7 × r। अब 22/7 को उस तरफ भेज दो तो हमारी r निकल आएगी। ये देखिए 14.3 × 7/22। क्लियर। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100
100.1/22 बराबर आर। ठीक है, 100.1/22 बराबर आर। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू आपके सामने आर की वैल्यू आ गई 4.55 सेंटीमीटर, यानी आर यानी त्रिज्या की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई। क्लियर हो गई बात? अब कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपके लिए जो हमने प्रश्न रखा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, इसे आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अगर ये सब आपने पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो गए। और मैं ये कह सकता हूँ कि 80% संभावना है कि ये जितने 10 प्रश्न हमने आपको बताए हैं, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर हाल में फंस जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।